हेलो बच्चों। आओ इधर देखो। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, है ना, हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन, देखो सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सारे पढ़ाऊंगा तो ध्यान से देखो, क्योंकि पढ़ा चुका हूँ पहले भी एक बार। ठीक है, और जब पढ़ाया करो तो बीच में मत बोला करो। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर 2 कंटेन एसिड सोल्यूशन एंड अ बेसिक सोल्यूशन। अरे देख रहे हो, है ना। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, एक में है एसिडिक सोल्यूशन और एक में है बेसिक सोल्यूशन। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, केवल तुमको रेड लिटमस पेपर दिया गया है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई, है ना, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो देखो मेरे पास मान लो कि 3 टेस्ट ट्यूब हैं, है ना, मेरे पास मान लो कि ये 3 टेस्ट ट्यूब हैं। ठीक है, अब इसमें एक काम करता हूँ, ध्यान से देखो, मेरे पास मान लो कि जल्दी जल्दी देख लो, मेरे पास मान लो कि 3 टेस्ट ट्यूब हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, मेरे पास एक ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ऐसे बना देता हूँ, चलो, एक ये टेस्ट ट्यूब है, एक ये टेस्ट ट्यूब है, एक ये टेस्ट ट्यूब है, 3 टेस्ट ट्यूब है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। इसमें कुछ कुछ कंटेंट भरा हुआ है। ठीक है, एसिड बेस और डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, एसिड बेस और डिस्टिल्ड वाटर, लेकिन ये नहीं पता कि किसमें क्या है। तो मैंने क्या किया कि रेड लिटमस पेपर लिया और इसमें पुट किया इसको, इसके अंदर मैंने डिप किया इसको। ठीक है, जब इसके अंदर हमने इसको डिप किया तो देखा कि रेड लिटमस का कलर जो है वो नहीं चेंज हुआ, जो रेड लिटमस है उसका कलर नहीं चेंज हुआ। समझ में आया? ठीक है, तो रेड लिटमस का कलर नहीं चेंज हुआ तो 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं कि यहाँ पे ये जो ए है या तो इसमें एसिड हो सकता है ना, बात समझ में आई, या तो एसिड हो सकता है या तो डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है। DW मतलब डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है, क्यों? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयंस नहीं होते हैं तो वो कलर नहीं चेंज करता है लिटमस पेपर का। समझ में आया? फिर मैंने इसी रेड लिटमस पेपर को इसमें डिप किया, जब इसमें डिप किया तो देखा इस रेड लिटमस पेपर का कलर जो हो गया है वो ब्लू हो गया है, तो इसका मतलब सिंपल है कि ये बेस होगा। समझ में आया? ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर था, ठीक है, मैंने इसमें डिप किया कंटेनर सी में, टेस्ट ट्यूब सी बोल दो, टेस्ट ट्यूब सी में मैंने ब्लू लिटमस पेपर को क्या किया, कैसे डिप किया। ठीक है, जब ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया तो देखा ब्लू लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज हुआ है। समझ में आया? तो अभी हमको इन 2 टेस्ट ट्यूब में नहीं पता है कि क्या है इनमें। ठीक है, तो इसका कलर नहीं चेंज हुआ, इसका ब्लू कलर नहीं चेंज हुआ, तो इसकी भी 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं, या तो ये डिस्टिल्ड वाटर हो और या तो ये क्या हो, बेस। बात समझ में आई? देखो 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं, लेकिन हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि टेस्ट ट्यूब बी में बेस है। बात समझ में आई? तो बेस तो ये नहीं होगा, फिर हमने क्या किया कि पता करने के लिए कि इसमें एसिड है कि नहीं है, तो हमने क्या किया, फिर से इस ब्लू लिटमस पेपर को हमने इस सोल्यूशन के अंदर डिप किया। जब इसके अंदर डिप करेंगे तो ये ब्लू जो लिटमस पेपर था उसका कलर रेड हो गया। समझ में आया? रेड हो गया। जब रेड हो गया फिर क्या करेंगे बताओ? रेड हो गया, फिर से इसमें हमने डिप किया इसको, जब हम इसमें फिर से डिप करेंगे तो देखा कि रेड का भी नहीं चेंज हो रहा है, तो ना ही ब्लू का चेंज हो रहा है ना ही रेड का चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्टिल्ड वाटर। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, बोलो ये बात समझ में आई? इसमें क्या होगा, एसिड। ठीक है, ये डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं है, क्योंकि जब हमने इसमें ब्लू लिटमस पेपर को इसमें लाया तो इसका कलर चेंज हो गया ना, रेड, तो इसीलिए तो ये एसिड है। समझ में आया? ये डिस्टिल्ड वाटर नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, लिखा है, वाई वुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। है ना, बोला गया है कि जो कर्ड होता है, जो दही होता है ना, जो दही होता है उसको ब्रास में और कॉपर में क्यों नहीं रखा जाता है ना, उसको ब्रास में और कॉपर में क्यों नहीं रखा जाता है? तो देखो जो भी मेटल होते हैं ना, जो भी मेटल, जब पढ़ा रहा हूँ तो बीच में क्यों बोल रहे हो, लेट आए हो तो सुनो चुपचाप। कोई भी अगर एसिड होता है, अगर वो मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर। ध्यान से देखो क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। ध्यान से समझ में आया, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे देखो जो ब्रास है, या ये जो मेरे पास ब्रास है और जो कॉपर है वो मेटल हुए। ठीक है, अगर हम कर्ड इसमें रखेंगे तो कर्ड में एसिड होता है, इतना पता है, कर्ड में एसिड होता है, तो एसिड रिएक्ट कर जाएगा ब्रास और कॉपर के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा। इतना समझ में आया, सॉल्ट बन जाएगा। और सॉल्ट जो है वो, जो सॉल्ट बनेगा इन कंटेनर में रखने पे, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, वो टॉक्सिक होता है ना, अनफिट फॉर द कंजप्शन होता है। यही सेम चीज़ इसमें लिखी हुई है। ठीक है,
बोला है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो Na2CO3.10H2 बेसिक क्वेश्चन मैंने लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, ठीक है। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो देखो ये बहुत आसान है, मैंने यहाँ पे करके भी बताया कि मान लो कि मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है और ये मेरे पास क्या है कि एक सोप सोल्यूशन यहाँ पे हुआ है रखा हुआ है, मैंने मैंने टेस्ट ट्यूब में क्या किया कि एसिड रखा है, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4, और मैंने जिंक के टुकड़े रख दिए, तो होगा क्या कि यहाँ पे जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो कभी भी अगर मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, और इस पाइप के थ्रू होते हुए हाइड्रोजन गैस है ना यहाँ पे आएगी। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हल्की होती है तो बुलबुले बनेंगे, और बुलबुले ऐसे यहाँ से ऐसे बुलबुले निकल रहे हैं, ठीक है, बुलबुले निकल रहे हैं। अब अगर हम बर्निंग कैंडल इनके पास लेके आएंगे तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड, तो पॉप साउंड से पट पट से क्या होगी, ये बर्न होगी हाइड्रोजन गैस। तो यही हो गया, इसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो अगर हाइड्रोजन गैस के पास बर्निंग कैंडल लाएंगे तो वो पॉप साउंड से बर्न होगी, समझ में आया, यही सेम चीज़ लिखी हुई है ये, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या बताया कि मान लो अगर कोई बर्निंग कैंडल है उसके पास ऑक्सीजन लाएंगे तो ये हमेशा जलती रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले आएंगे तो ये बुझ जाएगी, है ना, ये क्या हो जाएगी, फ्लेम इसकी बुझ जाएगी, समझ में आया। तो इसी ठीक है, बात समझ में आई। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, है ना, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl टू प्रोड्यूस अ एफरवेसेंस, है ना, टू प्रोड्यूस अ एफरवेसेंस, कहने का मतलब कि गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, तो बर्निंग कैंडल को कौन सी गैस बुझा सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैस हमारा जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। बोला है कि एक जो कंपाउंड बना है वो कैल्शियम क्लोराइड है, तो बताओ क्या लिखेंगे। देखो मान लो मेरे पास एक मेटल कंपाउंड है ए है, उसको मैं रिएक्ट कर रहा हूँ एसिड के साथ, ठीक है, और एसिड हमें दिया हुआ है HCl, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और CaCl2 बन रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने जितना पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तभी बनती है जब कोई भी मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ ही में वाटर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा हमारा जो ए होगा वो कोई मेटल कार्बोनेट होगा, ठीक, और जो मेटल कार्बोनेट होगा वो कैल्शियम का ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम का सॉल्ट बना है। ये बात समझ में आई, ठीक है। ये बहुत आसान चीज़ बता रहा हूँ, तुम लोग के दिमाग में जा नहीं रही है क्योंकि पढ़ते नहीं हो, समझ में आया। पता नहीं क्या सोच रहे होगे, क्या बता दिए यहाँ कैल्शियम का सॉल्ट बन गया। भाई अगर कैल्शियम लोगे तो कैल्शियम ही तो मिलेगा, आम का पेड़ लगाओगे आम ही का फल निकलेगा, समझ में आया। Why do HCl and HNO3 shows acidic character in aqueous solution while the solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character? तो देखो HCl और HNO3 जो है वो acidic character क्यों नहीं शो करता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, HCl और HNO3 एसिड हैं और ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। मतलब कि लिटमस पेपर का कलर या किसी भी इंडिकेटर का कलर क्या होगा, चेंज करेंगे, ठीक। उसके बाद बोला है ग्लूकोज और अल्कोहल और ग्लूकोज क्यों नहीं एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल इनके पास भी हाइड्रोजन होता है, इनके पास भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन जब भी हम इनको पानी में डालते हैं तो ये अपना हाइड्रोजन को अपने से अलग नहीं करते हैं, मतलब कि ये आयोनाइज नहीं होते हैं वाटर में, और अगर आयोनाइज नहीं होंगे वाटर में तो क्या होगा, आयंस नहीं प्रोड्यूस होंगे। और उसके बाद अगर हम ये टेस्ट करें कि इनका सोल्यूशन और इनका सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो इन दोनों का करेगा, इन दोनों का नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि ये आयोनाइज नहीं होते हैं, समझ में आया। मैंने बताया था कि अगर तुम्हें पता करना हो कि कौन आयन प्रोड्यूस कर रहा है कौन आयन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका जो टेस्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके हम देखते हैं, बल्ब जला के देखते हैं कि जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ठीक है। और अगर ये आयोनाइज नहीं होंगे तो किसी भी इंडिकेटर का कलर नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। HCl and HNO3 ionize in aqueous solution to produce H+ ion, ठीक है, hence they show acidic character, समझ में आया। कंपाउंड्स लाइक C2H5OH एंड डू नॉट आयोनाइज इन एक्वस सोल्यूशन, ये एक्वस सोल्यूशन में आयोनाइज नहीं होते, टूटते नहीं है, टू गिव H+ आयन। ये यहाँ पे लिखा है टू गिव, इसका मतलब ये नहीं कि देते हैं, यहाँ पे लिखा है डू नॉट आयोनाइज इन द एक्वस सोल्यूशन टू गिव, पूरी अंग्रेजी पढ़ो, समझ में आया। दैट इज हाइड्रोजन प्रेजेंट इन देम इज नॉट आयोनाइजेबल, जो इसमें हाइड्रोजन है वो आयोनाइजेबल नहीं है, वो इनसे अलग नहीं हो सकता, इनके पास ही रहेगा, हेंस दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है।
वाई डू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल सी बात है, तब से वही एक ही चीज़ पढ़ते जा रहे हो कि एसिडिक एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, एसिड ऑन डिजॉल्विंग वाटर आयोनाइज, सिंपल है ना। कभी भी अगर किसी भी एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, एसिड लिया और वाटर लिया है ना, दोनों को मिक्स करते हैं, तो जो एसिड है, मान लो अगर मैंने HCl लिया है ना, जब भी वो एक्वस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, H+ और Cl- में एक्वस में टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो क्या होगा, ये H+ वाटर से कंबाइन होगा, वाटर से कंबाइन होकर क्या बना लेगा, H3O+, और आयंस प्रेजेंट है अगर वाटर में तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। Why does dry HCl gas do not change the color of dry litmus paper? सिंपल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। ड्राई HCl गैस का कलर क्यों नहीं चेंज होता है ना। ड्राई HCl गैस जो है, उल्टा बोल दिया, ड्राई HCl गैस जो है वो लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करती है, क्योंकि मान लो कि ये लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर के पास अगर आयंस होंगे, H+ होगा, Cl- होगा, H+ होगा, तो इसका कलर ब्लू टू रेड हो जाएगा, समझ में आया, ब्लू टू रेड हो जाएगा, ठीक। ब्लू लिटमस पेपर लिया वो रेड हो गया क्योंकि HCl है। अगर मैं गैस के फॉर्म में लूंगा HCl, तो यहाँ पे इसके क्या आयंस हैं, H+ और Cl- है, क्या H+ और Cl- है, नहीं है, H+ और Cl- है, नहीं है, तो H+ और Cl- नहीं है, तो इसीलिए कलर इसका चेंज नहीं होता है, ठीक है। ड्राई HCl गैस डू नॉट आयोनाइज टू प्रोड्यूस H+ आयंस, hence it does not show acidic properties and therefore does not change the color of dry litmus paper। समझ में आया, अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, बहुत बेसिक सी चीज बोल रहा हूँ, है ना, फोन अटेंड कर लो, ठीक, ठीक है। while diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water, not water to acid? बोला गया है कभी भी अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो हम हमेशा वाटर लेते हैं, उसके बाद उसमें एसिड डालते हैं धीरे धीरे, और उसके बाद इसको हम स्टिर भी करते हैं, मतलब घुमाते भी रहते हैं, ठीक है, ठीक। ये करना सही होता है और ये करना गलत होता है। मतलब कि तुम एक एसिड लो खूब सारा और उसमें पानी डालोगे, ये कुछ उस तरह का काम हो गया कि गर्म तेल लो और उसमें पानी डाल लो, समझ में आया। तो ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा इसमें हीट रिलीज हो सकती है कि जिस कंटेनर में कांच के कंटेनर में रखा है वो ब्रेक भी हो सकता है, और अगर ब्रेक होगा, मान लो हाथ में पकड़े हो तो हाथ जल जाएगा, समझ में आया। कुछ छींटे भी गिर सकते हैं तुम्हारे शरीर पे, जिससे तुम्हारा शरीर जल सकता है। वहीं लिखा है, देखो, डाइल्यूशन इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस, डाइल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है ना। डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक इफ वाटर इज एडेड इनटू कंसंट्रेटेड एसिड। अगर वाटर को कंसंट्रेटेड एसिड में डालेंगे तो हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी सोल्यूशन में कि सोल्यूशन स्प्लैश आउट हो जाएगा, एंड द बीकर इन विच द डाइल्यूशन इज कैरीड आउट में ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकलाइज हीटिंग, और बीकर भी जो है वो एक्सेस हीट की वजह से टूट सकता है। हेंस डाइल्यूशन इज डन बाय द एडिंग एसिड टू वाटर, है ना, एडिंग एसिड टू वाटर। हम इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वाटर लेते हैं उसके बाद उसमें एसिड डालते हैं, एसिड टू वाटर, समझ में आया। अंग्रेजी समझ में आती है कि नहीं, ठीक है। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन इन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। देखो, सिंपल से कहने का मतलब है, एक मान लो मैंने कमरा बना लिया, इमेजिनरी कमरा है, ठीक है। ये एक मैंने क्या किया, 10 बार समझा चुका हूँ, अभी भी नहीं समझ में आया तो ले लेता। इधर देखो, यहाँ पे मान लो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कि ये कोई रूम है, ठीक है, ये कमरा है, ठीक। इसमें मान लो कि H+ है, H+ आयन है, क्योंकि एसिड है तो H+ आयन होंगे, है ना, बात समझ में आई, H+ आयन होंगे, H+ आयन है, ठीक। अब मैंने क्या किया कि इसमें पानी डाल दिया, मैंने पानी डाल दिया, तो जब पानी डालूंगा तो भाई पानी डालूंगा तो कुछ H+ आयन बाहर भी तो चले जाएंगे और बीच में पानी आ जाएगा। तो क्या 1 मीटर क्यूब में अगर पहले मान लेते हैं 10 H+ आयन थे, अब अगर बीच में पानी आ गया या बीच में कोई भी सब्सटेंस आ गया तो डाइल्यूशन करेंगे, पानी डालेंगे तो क्या होगा कि इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, 10 से 5 हो जाएगा, समझ में आया। और अगर इसमें और एसिड डाल देंगे तो इसमें और घुस जाएंगे एसिड, समझ में आया। तो सिंपल सा इतना याद रखो कि अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती है, सिंपल सा याद रखो कि अगर डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन मतलब वाटर को ऐड करना। जब भी हम वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर को ऐड करना है, ठीक है। मान लो एसिड लिया, उसमें वाटर को ऐड कर रहे हैं, तो 1 मीटर क्यूब में उस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर हम क्या कर रहे हैं, उसमें HCl लिया और उसमें और हम HCl ऐड कर रहे हैं, तो 1 मीटर क्यूब में उसमें क्या होगी, H+ आयन की कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, समझ में आया। अरे भाई, जैसे तुमने ये लिया, कमरा लिया, 1 मीटर का क्यूब का तुमने वॉल्यूम लिया, ये क्यूब लिया, तो इसमें H+ है और Cl- भी तो होंगे बीच में, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्या समझा रहा था इसमें,
यहाँ पे वही है, बेस लेके बताया गया है। ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि ये मेरे पास कंसनट्रेटेड HCl है, ठीक है, वो फिर से देख लो, कंसनट्रेटेड HCl है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी लो लिख लो, यहाँ पे H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस और यहाँ पे H प्लस, ठीक है, ऐसे लिख लिया। ये कंसनट्रेटेड HCl है। अब मैंने क्या किया कि इसी कंटेनर में पानी डाल दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंटेनर इतना ही बड़ा है, और है बड़ा है, समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है, कह रहा हूँ उसमें अभी और है, ये पूरे बाल्टी ले ली मैंने, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये ऐसे। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ प्लस वाटर, ये भी छोड़ो, डाइल्यूशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डाइल्यूशन कर रहा हूँ। जब डाइल्यूशन करूँगा तो भाई ये मान लो कि ये मेरे पास 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, या 1 मीटर ऐसा क्यूब है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ 1 मीटर है, समझ में आया? तो इसमें और अगर मैं पानी, अगर मैं क्या कहता हूँ कि पानी ऐड करूँगा, तो जब पानी ऐड करूँगा तो कुछ H प्लस आयन बाहर निकल जाएंगे इस चीज़ में से, समझ में आया? कुछ H प्लस आयन बाहर निकल गए, है ना। अब ये लो Cl माइनस आ गया, Cl माइनस आ गया, Cl माइनस आ गया, H प्लस आ गया, H प्लस आ गया, H प्लस आ गया। मतलब कि डाइल्यूशन करेंगे तो 1 मीटर क्यूब में जो H प्लस आयन की कंसनट्रेशन होगी वो घटेगी, और अगर सेम चीज़ ऐड करेंगे, अगर बेस है तो बेस में बेस और ऐड कर रहे हैं तो इंक्रीज होगी, ठीक है। ऑन डिजॉल्विंग एक्सेस बेस, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन एन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब एक्सेस बेस और डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा? अरे भाई मान लो कि तुम्हारे पास ये क्या कह देते हैं कि तुम्हारा पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स में तुमको और पेंसिल रखनी है, तो क्या करोगे? और घुसड़ घुसड़ कर रखोगे। बात समझ में आई? पेंसिल बॉक्स में मान लो कि तुमको उसमें डाइल्यूशन कर रहे हो, पेंसिल बॉक्स में मान लो रबड़ रख रहे हो, तो पेंसिल हटाओगे ना, ठीक है। वही कहने का मतलब है, कुछ इस तरह का बेसिक क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन क्या था? हाउ इज द यू हैव 2 सोल्यूशन A एंड B। तुम्हारे पास 2 सोल्यूशन है। ये क्या सिंपल है, पहले ये देख लो। जैसे मान लो कि ये pH स्केल है। pH स्केल क्या होती है? ध्यान से देखो, ये एक pH स्केल है, ठीक है। इसमें नंबरिंग होती है 0 से लेके 14 तक, ठीक है। जो 0 होता है वो एसिड होता है, ठीक है, और जो 6 होता है वो भी एसिड होता है, जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक, और जो 14 होता है वो बेस होता है, और जो 8 होता है वो भी बेस होता है। क्या कह रहा हूँ फिर से सुन लो, है ना। 0 से लेके 7 है, ठीक है, 0 से लेके 7। तो देखो 0 से लेके 7 और 7 से लेके 14, इनके बीच में जो कुछ भी आएगा वो बेस होगा, इनके बीच में जो कुछ भी आएगा वो एसिड होगा, समझ में आया? ठीक है। और 7 पे जो कोई भी होगा, अगर किसी का pH 7 है तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब जितना H प्लस उतना OH माइनस, ठीक है। जितना H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, सो लो, जितना H प्लस आयन की कंसंट्रेशन उतना OH में। इतना चाटा मारूंगा ना अभी, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, तुमको सोना आ रहा है, ठीक है। इतना H प्लस आयन बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे क्या मैं कहानी सुना रहा हूँ क्या? नहीं कह रहे, पेपर में लिख के आएगा इसका pH उतना है, बिल्कुल लिख के आएगा, है ना। तुमको आता है क्या pH सबका? तो तुम क्यों नेता बन रहे हो? ठीक है, जब तुमने क्वेश्चन जब मैं करा रहा था तो तुम देखे नहीं हो। मैं देखा था। नेता कम बना करो यार, अरे मैं देख रहा हूँ, इधर देखो, बस नेता बनने को बस बोल दो, है ना। देखो ये 7 है, ये मान लो मेरे पास, ये देखो मान लो कि 7 है। अगर किसी का भी pH 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, और किसी का भी pH अगर 14 है तो वो बेस होगा, समझ में आया? ठीक है। अब किसी का pH अगर 0 है तो वो एसिड होगा, समझ में आया? ठीक है। यहाँ तक एसिड होगा, यहाँ से लेके अबे भाई तुम क्या आदमी हो यार, नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हो क्या? स्केल में नापे वापे हो? देखो 7 है तो न्यूट्रल है, और यहाँ से यहाँ तक बोल दिया तो इसका मतलब कि 7 पे न्यूट्रल होगा, 6 0 से लेके 6 होगा तो क्या होगा? एसिड होगा। कल भी पढ़ाया है, पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अगर 8 से लेके 14 तक होगा, 8 से लेके 14 तक होगा तो क्या होगा? वो बेस होगा, ठीक। न्यूट्रल का मतलब है जितना H प्लस आयन की कंसंट्रेशन उतना ही OH माइनस की कंसंट्रेशन। अगर मान लो कि मैंने बोला कि ये एक एसिड है, ध्यान से देखो, मान लो कि मैंने बोला कि ये जो मैंने यहाँ पे लिया है ये एसिड है, तो क्या केवल इसमें H प्लस आयन होंगे? नहीं, इसमें OH माइनस आयन भी होंगे, समझ में आया? और अगर एसिड है तो इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? बहुत 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 ज़्यादा होगी, बहुत क्या होगी? ज़्यादा होगी, और OH माइनस की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, समझ में आया? चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों में ही H प्लस और OH माइनस होते हैं, ठीक है। अगर एसिड होगा तो H प्लस आयन बहुत ज़्यादा होंगे, अगर यहाँ पे मैं बेस लिख देता तो उल्टा हो जाता, तो ये ज़्यादा हो जाता, ये ज़्यादा हो जाता, समझ में आ रहा है? वाइस वर्सा, ये कम हो जाता, समझ में आया? वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, बोलो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा चलो एक चीज़ और बता दो, यहाँ पे पेज ऐड कर रहा हूँ, आ गया, आ जा, ऐड पेज आफ्टर। देखो ध्यान से,
एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ, एक सब्सटेंस है, ध्यान से देखो, एक सब्सटेंस है, उसका पीएच अगर मैंने बोल दिया, उसका पीएच है मैं लिख देता हूँ, चलो 0 लिख दिया। एक सब्सटेंस है, उसका पीएच मैंने लिख दिया 2 है, और एक सब्सटेंस है, उसका पीएच मैंने लिख दिया कि 7 है, एक सब्सटेंस है, उसका पीएच मैंने लिख दिया 4 है, एक सब्सटेंस है, उसका पीएच मैंने लिख दिया 9 है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, एक सब्सटेंस है, उसका पीएच 2 है, एक सब्सटेंस है, उसका पीएच 4 है, एक सब्सटेंस है, उसका पीएच 5 है, एक सब्सटेंस है, उसका पीएच यहाँ पे बोल दिया कि 7 है, एक सब्सटेंस है, उसका पीएच मैंने बोल दिया 8 है, एक सब्सटेंस उसका पीएच मैंने बोल दिया 14 है, ठीक है। ये इतना कर लो, बस काम बन जाएगा। देखो अगर पीएच 7 है, पीएच 7 है, ध्यान से देखो, पीएच 7 है तो क्या होगा बताओ? ना चाटा मारूंगा ना, जब नहीं आता है तो मत बोला करो, सोच समझ के बोला करो, है ना। अगर 0 होता है ना, बस हाँ निकालना है, कुछ निकल आया अंदर से। देखो इज्जत नहीं यहाँ किसी की, ना जा रही है ना घट रही है, नहीं बता दें कुछ इज्जत बढ़ जाए मेरी थोड़ी, है ना। बैंक बैलेंस बढ़े तो फिर बोलो भी। इधर देखो, यहाँ पीएच मान लो 7 है, देखो यहाँ पे अगर मान लो पीएच 0 है, पीएच 0 है तो उसका मतलब क्या है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, पता नहीं क्या ही सुनते हो, सुनते नहीं हो ध्यान से। इधर देखो, मान लो ये पीएच स्केल है, ये यहाँ पे 7 है, ये 0 है, ये 14 है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी आएगा 0 1 2 3 4 5 6, वो क्या होगा? एसिड होगा। यहाँ से आएगा 8 9 10 11 12 13 14, समझ में आया? एक डंडा कम करो, है ना, तो वो क्या होगा? बेस होगा, समझ में आया? और 7 क्या होगा? न्यूट्रल। 7 क्या होगा? न्यूट्रल। 7 क्या होगा? न्यूट्रल। यही चीज़ है, बस यही तुमको समझनी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुमको नहीं आती है, ठीक है। क्यों दांत निकल ले? ठीक है भाई, नुकसान तुम्हारा होगा, ठीक है। जब जो चीज़ पढ़ाई जाती है तो उसको ध्यान से सुनना जाता है, ठीक है। देखो अगर pH 0 है, अगर pH 0 है, pH 0 है तो सिंपल हमको पहले ये पहचानना है कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। pH 0 है तो क्या होगा? एसिड होगा। एक A मतलब एसिड, A मतलब यहाँ पे एसिड है, A एसिड। pH 2 है, ये भी एसिड है। pH 4 है, ये न्यूट्रल है। pH 7 था तो न्यूट्रल है, pH 4 है तो एसिड होगा, pH 9 है तो बेस होगा। गुड, चलो निकल रहा है आंसर, ठीक है। ध्यान से देखो, pH 2 है, एसिड है ना, हम ही बोलेंगे, तुम लोग नहीं बोलोगे, बस सुनोगे। pH 4 है तो भी एसिड होगा। pH 5 है, अरे भाई 5 जो है वो 0 और 7 के बीच में आता है तो एसिड होगा, है ना। 7 न्यूट्रल होगा, 7 और 14 के बीच में 8 आता है तो बेस, और ये तो 14 है ही तो ये बेस। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बता रहा हूँ, है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 7 है, ये 0 है और ये 14 है। अगर इधर से इधर जाएंगे ना तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, या ऐसे कह दो कि जो बेस होता है ना उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, बेसिक स्ट्रेंथ भी नहीं समझ में आएगा, सिंपल देखो, जो बेस होता है ना वो कमज़ोर होता रहता है। क्या होता है? अभी है ना, ऐसे लिख दो, है ना, बेस कमज़ोर होता रहता है। या सिंपल इसके लिए क्या बोल देता हूँ, वीक की स्पेलिंग आती है, बताओ जरा। WEAK, है ना, गुड, WEAK, ठीक है। बात समझ में आई? यहाँ पे देखो, अगर इधर से इधर जाएंगे तो एसिड क्या होगा? एसिड जो होगा वो भी वीक होता रहेगा, समझ में आया? अगर इधर से इधर जाएंगे तो एसिड वीक होगा, इधर से इधर जाएंगे तो बेस भी क्या होगा? वीक होगा। बेस भी क्या होगा? वीक होगा, समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि जैसे मान लो तुमको मैंने कोई दो कंपेयर किसका करते हो? दो का करते हो। जैसे मैंने तुमको बोल दिया यहाँ पे 1 लिख दिया, है ना, देखो 0 मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मान लो मैंने 6 लिख दिया, तो बताओ कौन सा वीक बेस है, या सॉरी कौन सा वीक एसिड है? 0 लिख दिया और 6 लिख दिया, बताओ कौन सा वीक एसिड है? 6 वीक एसिड है, बताओ 6 है। इतना समझ में आया? यही कहने का मतलब है। आओ पहचानो इसमें, ठीक है। 0 है तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 2 है, ये भी स्ट्रॉन्ग ही होगा, समझ में आया? हम बस यहाँ पे सबका लिखना नहीं, हम बस समझ रहे हैं। 0 है तो स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। अब ठीक है, अब जैसे अगर मैंने ये बोल दिया 7 है तो ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो 7 के पास कौन सा आ रहा है? देखो कोई है? 7 के पास नहीं, इसमें से कौन सा है रे? इसमें कोई नहीं है ना, इसमें 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 0 से कंपेयर करूंगा तो ये कम है, स्ट्रॉन्ग। ये ऐसे कह दो कि 0 से जब कंपेयर करूंगा तो 4 वाला जिसका pH 4 होगा वो कम स्ट्रॉन्ग होगा, समझ में आया? ये कहने का मतलब है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि चलो, अच्छा ये हो गया, ये भी बता दो कि इतना बताओ कि इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जैसे अगर मैं नंबर लिख दूँ, इसको 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, इसको 3 दे दूँ, इसको 4 दे दूँ, इसको 5 दे दूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बताओ 1 2 3 4 5 में से किसकी सबसे ज़्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन होगी?
सबसे ज़्यादा H प्लस आयन, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसमें H प्लस आयन उतने ज़्यादा होंगे, समझ में आया? तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? 1 वाला, क्योंकि इसका pH क्या है? pH इसका क्या है? 0 है। तो हमको लिखना है, कैसे लिख दूँ? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, ठीक है, या चलो डिक्रीजिंग में लिखता हूँ। तो सबसे स्ट्रॉन्ग किसका होगा? 1। तो सब 1 वाले में सबसे ज़्यादा H प्लस आयन होंगे, ठीक है। उससे कम किस में होंगे? 2 में, गुड है ना, 2 में। pH भी 2 है, नंबर भी 2 है इसका। उसके बाद 3 तो है नहीं इसमें, क्या 4 है? हाँ 4 है, तो 4 में उसके बाद कम H प्लस आयन होंगे, समझ में आया? ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद 4 के बाद क्या हो जाएगा? 7 है ना, तो ये 7 तो न्यूट्रल, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा 3, 7, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 5, जो बेस है उसमें सबसे कम H प्लस आयन होंगे। क्या समझ में आया? ठीक है, आओ यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यू हैव 2 सोल्यूशन A एंड B, द pH ऑफ द सोल्यूशन A is 6 and the pH of the solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acid or which of this is base? ठीक है, कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो तुमको देख के पता चल गया 8 बेस 6 एसिड, समझ में आया? किसमें H प्लस आयन ज़्यादा होंगे? भाई एसिड है तो इसमें H प्लस आयन ज़्यादा होंगे, बेस है तो इसमें कम H प्लस आयन कम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 10 की पावर, 10 की पावर नहीं समझ में आता है, चलो एक बार बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। अगर कभी भी pH लिखा हुआ है ना, मैंने बोल दिया pH 6 से सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ। pH अगर मान लो मेरे पास 8 है, ठीक है, तो pH 6 है, तो अगर तुमको इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकली होगी तो कैसे लिखोगे कि 10 की पावर -6, सिंपल है ना। अगर यहाँ पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन लिखनी होगी तो क्या करोगे? 10 की पावर -8। बताओ कौन सा बड़ा है? बताओ कौन सा बड़ा है? ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो हमको पहले ही पता था कि ये एसिड है, इसलिए इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, बात समझ में आई? वही सेम चीज़ लिखी है यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा इज्जत से लिख दिया है, ठीक है। देखो pH ऑफ द सोल्यूशन A is 6, तो इसमें H प्लस आयन कितने होंगे? 10 की पावर -6, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर pH 8 है, अगर pH 8 है तो H प्लस आयन कैसे लिखेंगे? 10 की पावर जो भी नंबर होता है, जो भी pH है माइनस में लगा दो 8, समझ में आया? ठीक है, देखो अब 10 की पावर -6 जो है वो बड़ा है 10 की पावर -8 से, इसका मतलब ये है क्या? ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो A के पास ज़्यादा, ये A के लिए है, तो A के पास ज़्यादा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। बात समझ में आई? यही सेम है। चलो इसके बहाने 2-3 क्वेश्चन, एसिड पावरफुल, ठीक है। अभी बोला ना कि बकर मत करो, बाद में पूछ लेना, ठीक है। What effect does the concentration of H plus ion have on the nature of the solution? बोला है कि जैसे nature of the solution का बोला है, जैसे मान लो कि एक ये सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें मान लेता हूँ कि 100 H प्लस आयन है, ठीक है। एक ये सोल्यूशन है, इसमें 100 × 10 मतलब 1000 H प्लस आयन है, बात समझ में आई? ज़्यादा हो गया ना, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। 1000 H प्लस आयन है, बताओ कौन सा ज़्यादा एसिड होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, बताओ कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? ये वाला कि ये वाला? अबे पहला वाला भाई, इसमें 100 H प्लस आयन है और इसमें 1000 H प्लस आयन है, तो एसिड क्या होता है? वो होता है जो H प्लस आयन दे, है ना। तो इसमें ज़्यादा H प्लस आयन है, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, आप पढ़ो। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूशन? बोला हाइयर द H प्लस आयन मोर द एसिडिक सोल्यूशन, जितना ज़्यादा H प्लस आयन उतना ज़्यादा एसिडिक सोल्यूशन, समझ में आया? अरे बोलो, ये कर चुके हो तो ये फिर से बना ना लेना, समझाने के लिए यार, कुछ समझाने के लिए होता है, ठीक है। इधर देखो, डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयन? बोला है कि बेसिक सोल्यूशन के पास H प्लस आयन होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, पर होते हैं, गुड, बहुत कम होते हैं। इफ यस देन वाई आर द, ये कठिन क्वेश्चन होता है तुम लोग के हिसाब से, ठीक है। इफ यस देन वाई आर दी सोल्यूशन बेसिक? देखो इसमें यस होगा आंसर, ठीक, इतना समझ में आया? इसका आंसर क्या है? वाई आर दी सोल्यूशन बेसिक? बिकॉज द H प्लस आयन इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द OH माइनस, है ना। खूब सारा बना लो यार उसमें, ये ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं, समझ में आया? ठीक है। बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयन इन एडिशन टू OH माइनस। बोला है कि जो बेसिक सोल्यूशन होता है, ये जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है तुम्हारे हेल्प करने के लिए लिखी है, तुम इसी को टीप लो या याद कर लो उसके लिए नहीं लिखी है, हेल्प ले सकते हो इसमें से बस, ठीक है। बेसिक सोल्यूशन लिखना तुमको अपने हिसाब से ही है ना, समझा इसीलिए रहा हूँ। बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयन, ठीक है, एंड OH माइनस आयन इन एडिशन टू OH माइनस आयन। कहने का मतलब है, थोड़ी अंग्रेजी भी सीखनी होती है। इन एडिशन टू OH माइनस मतलब कि H प्लस भी होगा और साथ ही में OH माइनस भी होगा। दे आर बेसिक बिकॉज देयर सोल्यूशन हैव OH माइनस कंसंट्रेशन विच इज ग्रेटर देन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। समझ में आया? ये क्या बता रहा था यहाँ पे?
हाईली एसिडिक हाईली बेसिक, हटा दो यहाँ से सब, कोई काम नहीं इसका, हाँ, हटा दीजिए। समझ में आया? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर वॉट सॉइल कंडीशन। अरे हम लोग इतनी जल्दी यहाँ पे आ गए। अंडर वॉट सॉइल, बस तुम लोग बोलते बहुत हो ना, इसीलिए धीरे पढ़ाते हैं। इधर देखो, धीरे पढ़ाते नहीं है, इसीलिए हम लोग धीरे चलते हैं। अंडर वॉट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम, स्लेग लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं तुम्हारी हेल्प के लिए बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है, बेस हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि सॉइल है, सॉइल है, सॉइल है, ये है सॉइल। ठीक है, हम सॉइल में बेस डाल रहे हैं, भर भर के बेस डाल रहे हैं, भर भर के बेस डाल रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डाल रहे हैं, CaCO3 डाल रहे हैं, CaOH का होल टॉइस डाल रहे हैं। ठीक है, भर भर के बेस डाल रहे हैं, ये सब बेसेस है। तो हम ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे सॉइल जो होगी वो एसिडिक होगी। सॉइल को हमको न्यूट्रल के, सॉइल का जो pH हमको न्यूट्रल के आसपास लाना होगा, सॉइल को न्यूट्रल करना होगा, तभी तो हम इसमें बेस ऐड कर रहे हैं। हमने ये पढ़ा है ना कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब समझो ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब ये एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देती है। समझ में आया? मतलब जिस सॉइल में पहले पेड़ नहीं ग्रो कर पा रहे थे, अब ग्रो करने लगेंगे अगर हम बेस डाल देंगे। समझ में आया? हाँ बिल्कुल, एसिडिक हो गई नहीं था, एसिडिक हो गई थी ना सॉइल बहुत। अब ज़्यादा सॉइल एसिडिक हो जाएगी तो मान लो नॉर्मल जो प्लांट है जिसके लिए pH न्यूट्रल के आसपास रिक्वायर्ड है, उसको एसिडिक सॉइल, एसिडिक pH में लगाओगे या एसिडिक सॉइल के pH में लगाओगे तो ग्रो करेगा क्या? नहीं करेगा। हम इसको न्यूट्रल कर देंगे, इसके इफेक्ट को खत्म कर देंगे तो क्या होगा, बढ़िया आराम से ग्रो कर जाएगा। वही लिखा है, फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट द सॉइल pH शुड बी, या द सॉइल शुड बी नाइदर एल्कलाइन नॉर बेसिक। ना ही बहुत ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए मतलब pH 14 होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक होना चाहिए मतलब pH जो है 0, 1, 2, 3 होना चाहिए। ठीक है, एज क्विक लाइम और स्लेग लाइम आर चॉक आर एल्कलाइन सब्सटेंस, ये सब बेसेस हैं, एल्कलाइन सब्सटेंस हैं। दीज वुड बाय they would by added to the soil by the farmer when the soil is highly acidic। ये अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये तब ऐड करे जाएंगे जब सॉइल बहुत एसिडिक होगी। समझ में आया? दिख सब रहा है मुझको? ठीक है, बोलो ठीक है, ध्यान से देखो, ये बात समझ में आई? ठीक है, आओ उसके बाद हमको ये क्वेश्चन देखना है, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। देखो जो CaOCl2 है इसका जो केमिकल नेम है, जो इसका केमिकल नेम है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका जो कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर, ये याद रखना, केमिकल नेम और कॉमन नेम है। मैं चार्ट बनवा दूंगा, ठीक है, ध्यान से देखो। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटिंग विद द क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। हमने ये रिएक्शन पढ़ी हुई थी कि अगर क्लोरीन को रिएक्ट करेंगे CaOH के होल टॉइस से तो CaOCl2 मिल जाएगा। ठीक है, यही वही है, CaOH का होल टॉइस कैल्शियम कार्बोनेट है ना, क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, CaOH का होल टॉइस कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम वो है हाइड्रोक्साइड, क्या है? और यही बोल रहा था। देखो, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। कभी भी ऐसा बोल दे कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है, वॉशिंग सोडा है ना। किसका पैर है? ठंडा ठंडा बोलो, ये बात समझ में आई? ठीक है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में करना है, वॉशिंग सोडा। इसके यूजेस में हमने पढ़ा था, सारे क्वेश्चन आसान है अगर थ्योरी पढ़े हो तो। ठीक है, व्हाट विल हैपन है ना, व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये याद रख लो कि अगर कभी भी NaHCO3 को हीट करोगे तो Na2CO3 मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, राइट एन इक्वेशन टू शो द प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन विद प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। बोला है POP की रिएक्शन वाटर के साथ लिख दो, लिख दी, समझ में आया? CaSO4 डॉट हाफ H2O 1/2 है ना, ये होगी रिएक्शन। CaSO4 डॉट हाफ H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, भूल गए हो क्या? ठीक है, हाँ समझ गए। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि बोला है अगर pH जो है, pH अगर देखो, अगर कोई भी लिटमस पेपर जो है रेड में कन्वर्ट हो रहा है, या क्या लिखा है, सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अगर कोई भी लिटमस पेपर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो उस सब्सटेंस का pH क्या होगा, बेसिक होगा, 10 होगा, है ना, 7 और 14 के बीच में। तो ये तो सब नहीं होंगे, यही होगा। क्या देखो है ना, ऑन सोल्यूशन रिएक्टिंग विद क्रस्ड एक्सेल, अ सोल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एक्सेल टू गिव अ गैस दैट टर्म्स लाइम वाटर मिल्की। द सोल्यूशन कंटेन्स है ना, द सोल्यूशन कंटेन्स NaCl, HCl, LiCl, KCl। बोला है ये, देखो बोला गया है कि एक सोल्यूशन है
वो जब रिएक्ट कर रहा है एक्स सेल से, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट से, बोला है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है एक्स, है ना, तो वो जो यहाँ पे बन रहा है, देखो टू गिव अ गैस, यहाँ पे एक गैस बन रही है, ठीक है, यहाँ पे गैस बन रही है और वही गैस लाइम वाटर को मिल्की कर दे रही है, ठीक है, लाइम वाटर को मिल्की कर दे रही है। तो बताओ, ये सब मैंने पढ़ाया है, ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर CaCO3 को, देखो CaCO3 को अगर तुम रिएक्ट करा दोगे HCl के साथ या किसी भी एसिड के साथ, है ना, किसी भी एसिड के साथ, है ना, मेटल कार्बोनेट जो है CaCO3 उसको अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, सिंपल, है ना। तो यहाँ पे जो A है वो क्या होगा, एसिड होगा, है ना, और जो CO2 है वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। अब यही गैस जब हम लाइम वाटर से पास करेंगे, लाइम वाटर का मतलब CaOH का होल ट्वाइस, जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन करके लाया, कोई करके लाया, होमवर्क में दिया था, किया मैंने, है ना, किया है तो बहुत अच्छी बात है। 16 आंसर होगा, यूनिटरी मेथड लगाओगे आंसर पाओगे, पहले बता दिया था, ठीक है, और क्या हम तो पहले ठीक है। चलो बताओ कैसे होगा, जान बताओ कैसे होगा, बताओ जान लगाओ। बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो 10 ml NaOH है, 10 ml NaOH है वो 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है। अब बोला गया है कि 20 ml, मैं क्वेश्चन पढ़ के ही बता दिया हूँ, क्वेश्चन बोलोगे तो पढ़ दूँ। 10 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 8 ml। बोला है 10 ml NaOH जो है वो 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो बोला है अगर 20 ml हम NaOH ले लें तो कितना अमाउंट लगेगा HCl का। 10 ml ऑफ NaOH 8 ml को न्यूट्रलाइज कर रहा है, 20 ml NaOH कितने आ जाए यहाँ पे, मैं बताऊँ क्या करेंगे, देखो ये आ गया, हाँ 20 ml NaOH अच्छा ठीक बता दो, कितने ml जो है, कितने ml HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। तो सबसे पहले क्या करो, देखो NaOH की वैल्यू निकालेंगे, है ना, 1 ml NaOH की वैल्यू निकाल, देखो 1 ml के लिए निकाल लो, बस काम बन जाएगा, इनटू, ठीक है। शर्म करो, ये सवाल नहीं कर पा रहे हो, बताया तुझे कल 16। 1 ml के लिए निकालो, यहाँ से देखो बताओ 1 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 ml, ये सिंपल बताओ कि 1 ml NaOH जो है वो कितने ml HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा है, बताओ, बता पाओगे। यहाँ से देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 × 1 ml NaOH, और यहाँ पे 8 ml लिख लो HCl, समझ में आया। और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अगर ये 10 इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, बात समझ में आई। तो 1 ml 8/10 को कर रहा है, तो अगर हम 20 ml NaOH लेंगे तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, बात समझ में आई। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, है ना, 2 × 20 2 5 10। अरे ये क्या कर दिया, गोबर कर दिया मैं, अब बस सुनो यार, मैथ ना बताओ ज़्यादा, बैठो चुपचाप। 8/10, यहाँ पे क्या 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, पता नहीं क्या ही कर दिया था, है ना, 8 × 16, ठीक है। इसको इससे काटिए, हमें भी आता है, ठीक है, ये HCl ये आ गया। अरे 16 कहाँ जोड़ रहा था, तुम लोग की शक्ल देख के तुमको दिख कम रहा था, वो नीचे ऐसे नहीं बना था, ठीक है, वो 6 ही बना था। ये सेम क्वेश्चन है, कर लोगे ना, कर लिया। ये बोला है कि अगर इनडाइजेशन हो रहा है तो क्या खाओगे, एंटा एसिड, है ना, एंटा एसिड मतलब बेस खाओगे, माइल्ड बेस खाओगे, ताकि जो एक्सेस एसिड है वो क्या हो जाए, वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर में फर्क क्या है, अरे पैर चुप करो, चुप, और चुपचाप सुनो, ठीक है। बहुत खतरनाक है यार, पापे के पापा। तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है, मैं 4 दिन यही सेम चीज पढ़ाऊंगा। राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। बोला है कि पहले इक्वेशन लिखो उसके बाद बैलेंस करो। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि H2SO4 का रिएक्शन इसके साथ कराओ, HCl का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराओ, ये है, ये हेल्प के लिए दिया हुआ है, इसको बैलेंस भी कर लो, बहुत बेसिक सी चीज़ है। बैलेंस करना है। ये बोला है कंपाउंड सच एज, वही सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। बोला है कि अल्कोहल है और ग्लूकोज है, उनके पास हाइड्रोजन होता है लेकिन वो एसिड क्यों नहीं है। अरे भाई इसलिए नहीं है एसिड है क्योंकि वो आयोनाइज होते हैं, आयोनाइज नहीं होते हैं, है ना। आयोनाइज नहीं होंगे तो H+ नहीं देंगे, अगर H+ नहीं होंगे देंगे तो किसी भी इंडिकेटर का कलर नहीं चेंज होगा। अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कंडक्ट होगी। Alcohol and glucose do contain H+ ion but do not ionize in the solution to produce H+, ठीक है। This is provided by the fact that their solution do not conduct electricity। सिंपल सी बात है, 10 बार समझा चुका हूँ सेम चीज़, ठीक है। बोलना जरूरी था।
देख लेता मैं बाद में। वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो मैं तुमको समझा देता हूँ कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, ध्यान से देखो, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, सिंपल समझ लो, जो डिस्टिल्ड वाटर है ना, उसमें कोई भी आयंस नहीं है, उसमें आयंस नहीं है, समझ में आया। लेकिन जो रेन वाटर है भाई, रेन वाटर में देखो रेन वाटर में क्या होता है कि इंडस्ट्रीज से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, SO2 निकलती है, वो वाटर से रिएक्ट कर जाती है ना। देखो जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो वाटर से रिएक्ट कर गई, जो हमारे पास SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो वाटर से रिएक्ट कर गई, तो क्या बन गया, H2SO3 बन गया, है ना। ये रिएक्ट कर गई तो H2CO3 बन गया। भाई ये 3 है, H2SO4 नहीं है, समझ में आया, ठीक है। तो ये बन गया सल्फ्यूरस एसिड होता है, सल्फ्यूरस एसिड होता है भाई। H2SO3 है भाई, ध्यान से तो देखो, सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है ये, समझ में आया। अब भाई ये एसिड है तो पानी में ये एसिड प्रेजेंट है, और कैसे प्रेजेंट होगा, आयंस के फॉर्म में, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सिंपल सा बता दिया इतने अच्छे से, ठीक है। रेन वाटर कंटेन डिजॉल्व गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दीज गैसेस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर फॉर्म एसिड लाइक कार्बोनिक एसिड। H2CO3 को कार्बोनिक एसिड और H2SO3 जो है सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है, ठीक है। विद विच डिसोशिएट इन आयंस, जो आयंस के फॉर्म में होता है, और जो है ना, हेंस रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऑन अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर कंटेन नो डिजॉल्व सॉल्ट और गैसेस, डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयंस नहीं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर रहा है, सिंपल, ठीक है। वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। क्या बोला है कि जैसे अभी मैंने बोला था ना कि HCl अगर गैस ले लूँ, लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज होता है, क्यों? क्योंकि भाई ये अपने आयंस के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है, समझ में आया, ये अपने आयंस के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है, सिंपल इसीलिए, ठीक। वाटर हेल्प इन डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड, अगर किसी भी एसिड को वाटर में डाल दोगे तो डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है, into H3O प्लस आयन। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर दीज आयंस आर नॉट प्रोड्यूसर, अगर वाटर नहीं है तो आयंस नहीं प्रेजेंट होंगे। हेंस एसिड शो एसिडिक बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर वाटर है तभी एसिडिक बिहेवियर शो होता है ना। यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो तुमको हेलमेट देखने की क्या जरूरत है। और एसिड में नहीं होगा ना भैया, एसिड में नहीं होगा, नहीं क्या, जो ये वाटर, तुम पहले नशा कम करके आया करो। आप भी तो बताए थे एसिड में नहीं होता, वाटर में होता है। इधर देखो, ऐसा वाटर को होता है, देखो बगल में हो, भूल जाते हो। फर्स्ट सोल्यूशन ABCD, मेरे पास मान लो कि सोल्यूशन है A है, B है, C है, D है, E है, ठीक है। व्हेन टेस्टेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज द pH 4, 11, 7, 9, समझ में आया, 4, 11, 7, 9, विच इज न्यूट्रल, तो भाई देख के पता चल रहा है कि जिसका pH 7 है, तो ABCD है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, D वाला क्या है, न्यूट्रल है, समझ में आया, तो D वाला क्या होगा, न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद बोला है कि स्ट्रांगली एल्कलाइन कौन सा है, मतलब स्ट्रांग बेस कौन सा है, तो भाई 11 वाला है। ये कितने पे आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3, C वाला, समझ में आया, ये C वाला है, ठीक है। यहाँ पे बोला है स्ट्रांग एसिड, तो भाई एसिड कौन सा है, 1 वाला, तो A वाला हो जाएगा, समझ में आया। बोला है कि वीक एसिड कौन सा है, तो वीक एसिड का मतलब है यहाँ पे 9, है ना, वीक एसिड का मतलब 9, E वाला, समझ में आया। अभी 10 बार यही क्वेश्चन कराए मैंने, ठीक है। स्ट्रांग वीकली एल्कलाइन कौन सा है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वीक एसिड बोला है ना, तो वीक एसिड कौन सा होगा यहाँ पे, 4 वाला होगा। वीक एसिड कौन सा होगा, 4 वाला, तो आ जाएगा ये हमारा B, नहीं वो A, कुछ गलत कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है मेरा 1, तो ये B आ जाएगा, ठीक है, और ये A आ जाएगा, बस बात खत्म। वीकली एल्कलाइन ये कौन सा हो जाएगा, 9, मतलब कि E वाला, ठीक है। बस अब बोला है pH के हिसाब से इनको अरेंज कर दो, बोला है कि अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बोला है pH को उस तरीके से अरेंज करो जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, मतलब कि H+ आयन की बढ़ते क्रम में लगाना है, समझ में आया। अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम क्या होता है, हाँ समझ अंग्रेज। रोटी खाते हो कि चपाती खाते हो, उधर देखो अंग्रेज बढ़ते क्रम में क्या, इतना सिंपल हिंदी नहीं समझ पाते हो, हिंदुस्तान में रहने का तुम्हें कोई हक नहीं। इधर देखो, चलो निकलो, इधर देखो, आओ, इनको pH के हिसाब से लगाना है, ध्यान से देखो। तो सबसे कम pH किसका होगा, बेस का, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा उसका pH सबसे कम होगा। देखो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है इसमें, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन C, तो C सबसे बाद में आएगा। उससे ज़्यादा किसमें होगा, जो वीकली एल्कलाइन होगा, तो वीकली एल्कलाइन कौन सा है, E, फिर E आ गया, फिर उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद 7 वाला आ जाएगा, न्यूट्रल कहाँ गया, D, समझ में आया। फिर उसके बाद ये आ जाएगा, कहाँ गया रे, 4A, ये वाला 4 वाला A,
फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा जो एसिड एसिडिक होगा बी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है CEDAB। ये इतने ही लिख लेंगे, बस इतने में ही लिख लो भाई, ये नहीं लिखेंगे। कुछ चीज़ें हेल्प के लिए लिखी होती हैं। लिखे ये, लिखे हो, ये पूछ रहे हैं आपसे। मत लिखो भाई, कॉमन अपने हिसाब से आंसर बनाना सीखो। कब तक टिप के लिखोगे मेरा? ये जो मैं यहाँ पे चिपकाया हूँ ना, ये तुम लोग के लिए चिपकाया हूँ ताकि देख के यहाँ पे समझ जाओगी कैसे लिखना है। कॉपी में लिखने के लिए अजीब आदमी हो, अभी बोला खुद से लिखो, खुद से लिखना, खुद से अटेम्प्ट करो। मैं यही लिखूंगा सब। हाँ, अपने हिसाब से बना के लिखो। अपने हिसाब से ठीक है, ये देखो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। टिप देना। आओ, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? ये क्वेश्चन ये पढ़ा चुका हूँ क्या मैं, ये वाला है ना। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A and B, है ना। हमने क्या किया कि मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है, इक्वल, उसका इक्वल अमाउंट लिया। अगर मान लो कि मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि उनको टेस्ट ट्यूब A में, यहाँ पे ध्यान से देखो, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो उसको, है ना। मान लो कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लिया, क्वेश्चन के हिसाब से जो दिया हुआ है, टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें मैग्नीशियम रिबन रख दिया, मैग्नीशियम रिबन, आगे पढ़ते हैं, है ना। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A and B. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब A, while acetic acid added to test tube B, CH3COH is added to test tube B. Amount and concentration taken in both the acid taken for both the acid are same. मतलब कि अगर मैंने इसमें अगर 5 ml या 10 ml लिया है, इसमें अगर 10 ml लिया है तो इसमें भी 10 ml एसिड लूँगा। इसमें ये टेस्ट ट्यूब B है, ये टेस्ट ट्यूब A है। इसमें जो लिया है मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, इसमें मैंने एसिटिक एसिड लिया है CH3COOH। ठीक है, अब बोला क्या होगा, बताओ क्या होगा भाई। आ गया क्वेश्चन, जो आप बोल वही हो जाएगा। ठीक, क्या होगा उसके बाद ये देखो, अमाउंट एंड द कंसंट्रेशन टेक, ये हो गया। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विग्रेसली, पहले ये बताओ होगा क्या, फिर फिजिंग पे आएंगे। देखो, अगर कभी भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो बनता है हमारा सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो ये बुलबुले के फॉर्म में ऐसे, है ना, यहाँ पे ऐसे चिपक जाएगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये ऐसे समझ में आया, ये हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, तो इसमें कम बुलबुले बनेंगे, इसमें कम फिजिंग होगी, समझ में आया। इसको समय लगेगा बस। अगर HCl को रिएक्ट करा दोगे किससे, मैग्नीशियम से, तब भाई हाइड्रोजन गैस बनेगी, समझ में आया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। बोले बात समझ में आई, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, इससे हेल्प ले सकते हो। कौन सा सॉल्ट बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा और CH3COH का होल ट्वाइस बन जाएगा, समझ में आया। बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। इसको लिखने की जरूरत नहीं है तुमको, ये बहुत सारे कलर से बनाया है, पता है, ऐसे कर रहे हो तो देखो ध्यान से। Mg प्लस, यहाँ पे अगर तुमको सॉल्ट बनाना है तो कैसे बनाओगे, देखो Mg का आयन पता है, Mg2 प्लस होता है, और यहाँ पे CH3COH को तोड़ सकते हो CH3CO माइनस और H प्लस में। ठीक है, तो इसका प्लस लो और इसका माइनस लो, जोड़ दो, तो CH3, अब जोड़ना तो आता है ना, ब्रैकेट लग जाएगा, CH3CO होल ट्वाइस और Mg बन जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी है हेल्प के लिए तुम्हारे। ठीक है, इसको अपने लिख लेना बक्से में बंद करके। फ्रेश मिल्क का pH 6 होता है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। भाई pH फ्रेश मिल्क का जो होता है, अगर मेरे पास फ्रेश मिल्क है ना, कंट्री डिलाइट का फ्रेश मिल्क है, ठीक है, मेरे पास फ्रेश मिल्क है, तो उसका pH क्या है, उसका pH है 6। जैसे जैसे दही बनने लगेगा तो उसमें एसिड डेवलप होने लगेगा, है ना, जैसे जैसे कर्ड बनने लगेगा, उसमें एसिड डेवलप होने लगेगा, तो उसका जो pH है वो 6 से क्या होगा, घटने लगेगा, है ना। मतलब कि 6 से कम हो जाएगा, मतलब 5 4 3 2 1 ऐसे, इस रेंज में आ जाएगा, समझ में आया। एक्सप्लेन और आंसर, वहीं तो बताया हूँ। मिल्क चेंजेस टू कर्ड, pH विल डिक्रीज, इतना अभी समझ में आया। हेंस ये ऐसे लिख लो, दिस इज बिकॉज कर्ड इज मोर एसिडिक, कर्ड ज़्यादा एसिडिक होता है मिल्क से, इसीलिए उसका pH क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और सिंपल, मोर द एसिडिक सब्सटेंस लेसर इज द pH, मोर द एसिडिक सब्सटेंस लेसर इज द pH, रट लो इसको। ठीक है, बनाने की जरूरत ही नहीं थी, चलो उठाओ, है ना। आओ आगे देखो क्या लिखा है। आल मिल्क क्यों बोल रहे हो, A milkman added a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? ठीक है, Why does the milk take a long time to set as curd? ये समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। बताया था क्या लगा, है ना, बताया ही तो था बस,
समझ में नहीं आया था किसी आया था को, मुझे। है ना? ध्यान से देखो, आ गया, बहुत अच्छी बात है। देखो ध्यान से, देखो मान लो कि मेरे पास ये फ्रेश मिल्क है ना? अरे आना, फ्रेश मिल्क, देख यहाँ पे मेरे पास क्या है ना? फ्रेश मिल्क है, फ्रेश मिल्क, समझ में आया भाई? इसमें है ना? अब अगर मैं इसमें क्या करूँगा, इसको अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मुझे समय लग सकता है ना? डिस्ट्रीब्यूट करना तो मुझे टाइम लगेगा, मुझे टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मैं क्या करता हूँ कि ये दूध जो है, इसका टेस्ट जो है वो खट्टा ना हो जाए, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि इसमें बेकिंग सोडा को ऐड कर देता हूँ। जो बेकिंग सोडा होता है वो वीक बेस होता है, ठीक है? वीक बेस होता है। तो इस मिल्क में पहले से ही बेस पड़ा हुआ है। अगर दही बनेगा तो एसिड बनेगा, एसिड बनेगा, और वो मान लेते हैं कि हमने बेस डाल दिया 10 ml बेस डाल दिया और एसिड बना 1 ml, तो तुरंत से इसमें से क्या होगा कि 1 ml जो है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 ml को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो 1 ml जो है 1 ml एसिड को क्या करेगा, 1 ml बेस 1 ml एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ में आया? फिर और बन गया, तो ऐसे ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती रहेगी और ये मिल्क जो है वो फ्रेश रहेगा। समझ में आया? ठीक है। वाई डज द मिल्क टेक अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड? मान लो कि भाई हमने बेकिंग सोडा मिला के सबसे पहले तुमको दूध दे दिया, ठीक है? मैं कहा भैया जाओ इसको दही बनाओ, ठीक है? तो जैसे दही बनाओगे, उसमें दही डाल दोगे, तो भाई बेकिंग सोडा तो पहले से उसमें मौजूद है ना, तो दही बनेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड बनेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड बनेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जब तक ये एसिड न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा, सॉरी, जब तक ये बेस न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा तब तक दही नहीं बनता, तब तक नहीं बनेगा। समझ में आया? दिमाग का दही नहीं हो पाएगा। देखो क्या क्वेश्चन समझ में आया? बहुत अच्छे से समझाया, ठीक। Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? Fresh milk is acidic, इतना तो आता है, fresh milk acidic होता है, ये क्वेश्चन में ही लिखा है ना? ये देखो, fresh milk is slightly acidic, है ना? Turn sour easily, खट्टा बहुत जल्दी हो जाता है। To become more acidic, भाई जब खट्टा हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ बेकिंग सोडा मिल्क बिकम एल्कलाइन, जब हम उसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे तो मिल्क क्या हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। एंड डज नॉट टर्न सोर इजली, और जल्दी से खट्टा नहीं होगा। समझ में? बिकॉज द एल्कली डज नॉट अलाउ द मिल्क टू बिकम मोर एसिडिक, भाई पहले से ही बेकिंग सोडा पड़ा है, जो भी दही बनेगा उसमें जो भी एसिड होगा तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ में? व्हेन अ मिल्क सेट टू कर्ड द पीएच डिक्रीज, भाई जब भी मिल्क से कर्ड बनता है तो पीएच घटता है, ठीक। इट बिकम मोर एसिडिक, इतना समझ में आए? अभी इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं लिखी जो समझ में आए, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तुमको हजम भी हो गया था, इधर देखो, द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ एल्कली डज नॉट अलाउ इट टू बिकम मोर एसिडिक, बिकॉज, है ना, जब उसमें पहले से ही एक बेस पड़ा है तो जो कर्ड बनेगा, तो जो भी एसिड बनेगा कर्ड से तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। हेंस इट टेक अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड, ठीक है। अरे समझ में आया दूध दही? ठीक है, चलो दूध दही समझ में आया, इधर देखो, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। बोला मत करो, समझ में सब आ जाएगा, सबको आ जाएगा। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। अरे कितना आसान है, पीओपी को बोला है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखो, क्यों? अरे पीओपी पाउडर के फॉर्म में जब भी वो उसमें पानी डाल दोगे, जब भी उसमें वाटर ऐड कर दोगे तो जिप्सम बन जाएगा, जिप्सम, है ना। और जिप्सम क्या होता है? हार्ड सॉलिड मास, है ना, हार्ड होता है, सॉलिड होता है। पीओपी का ये होता है CSO4.12H2। भैया ये रिएक्शन पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है? CSO4.12H2 रिएक्ट कर दोगे +1 होल 1/2H2O से, तो क्या बन जाएगा बताओ भाई? CSO4.2H2। भैया ये जिप्सम है, ये हार्ड सॉलिड मास होता है, इसीलिए हमको इससे हमको देखो, अगर इसके पास पानी आ गया तो ये बन जाएगा, जो कि हार्ड होता है ना। अगर मान लो तुमको पीओपी जो, मान लो तुमको पीओपी को स्टोर करके रखना है, तो ऐसे कंटेनर में रखोगे ना जिसमें पानी ना जा पाए। इतना समझ में भी नहीं आता है क्या? ठीक है, पीओपी जो होता है CSO4.12H2 होता है। इट गेन मॉइस्चर टू बिकम अ जिप्सम, जिसका फॉर्मूला ये होता है विच सेट टू हार्ड मास, जो हार्ड मास हो जाता है। हेंस इट शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, इसीलिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए। हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हो? हिचकी आ रही तो क्यों हो रहा है? ठीक है, ये बताइए, अगर दूध को गर्म कर दो तब वो दही बनेगा? भाई देखो अभी समझ लो, फिर सब बता दूंगा, पहले ये क्वेश्चन को ध्यान दो। पीओपी को उसमें रखा जाता है बोरे में। देखो, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल, है ना। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कितना बेसिक क्वेश्चन है। जब भी एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, चलो बताओ, अभी पढ़ाया हूँ, अभी देखता हूँ तो भी तोड़ता हूँ। CH3COOH है, एसिटिक एसिड है, अगर उसका रिएक्शन मैं मैग्नीशियम से करा दूंगा तो पानी तो बनेगा, सॉल्ट कौन सा बनेगा? देखो मैंने बताया है कि मैग्नीशियम को जो आयन होता है Mg2+ होता है, तो यहाँ पे 2+ लिख दिया। और इसका कैसे लिखते हैं, CH3CO- और H+। तो हाँ, ये Mg2+ है ना, तो इसको मैं माइनस वाले से रिएक्ट कराऊंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो CH3CO- से रिएक्ट कराऊंगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो CH3CO का
होल ट्वाइस और साथ में यहाँ पे Mg बन जाएगा, ठीक है। अच्छा होल्ड है। ये हो गई एक हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसी तरीके से अलग अलग लिखी है यहाँ पे। NaOH को लो HCl के साथ रिएक्ट करा दो, NaCl बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, सिंपल।